हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर्स है उनको डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इस क्वेश्चन पेपर के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। मुझे आशा है कि आपको वो समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, एक परिपथ चित्र की सहायता से दिखाइए कि चल कुंडली धारा मापी को दी गई कोटि के अमीटर में कैसे बदला जा सकता है। यानी शो with the help of a circuit diagram how a moving coil galvanometer can be converted into an ammeter of the given range। यानी आपको ये बताना है, डायग्राम की हेल्प से ये बताना है कि आप किस तरीके से गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो अमीटर होता है वो करंट को नापता है, यानी जो धारा होती है, धारा कितनी प्रवाहित हो रही है किसी एक सर्किट से, आप किसके माध्यम से मापते हैं? आप अमीटर के माध्यम से मापते हैं। वहीं अगर हम गैल्वेनोमीटर की बात करें तो गैल्वेनोमीटर भी करंट को ही मापता है, लेकिन बहुत कम क्वांटिटी का जो करंट होता है, यानी बहुत कम जो धारा होती है उसको मापता है। अब हमने क्या करना है, हमने गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक रेजिस्टेंस लेंगे, एक प्रतिरोध लेंगे और उसके माध्यम से हम शंटिंग की मदद से, यानी शंट करके हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदल देंगे। तो जब भी आपको गैल्वेनोमीटर को अमीटर में परिवर्तित करना होता है तो आपको एक रेजिस्टर लेना है, रेजिस्टेंस लेनी है, चाहे आपका कोई वायर हो, ठीक है। एक लो रेजिस्टेंस की आपको वायर लेनी है, कम प्रतिरोध की एक तार लेनी है और उसको इस तरीके से, जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, आपको अगर गैल्वेनोमीटर को अमीटर में परिवर्तित करना है तो आपको क्या करना होगा, एक लो रेजिस्टेंस की तार इस गैल्वेनोमीटर से पैरेलली यानी समानांतर आपको कनेक्ट करना होगा। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, हमने गैल्वेनोमीटर लिया है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, फिगर में G से दर्शाया गया है। हमने क्या किया, इस गैल्वेनोमीटर से हमने एक लो रेजिस्टेंस यानी कम प्रतिरोध की एक तार जोड़ी है जो कि हमने पैरेलली कनेक्ट की है। और ये जो रेजिस्टेंस है ये आपका यहाँ पे S नाम से हमने दर्शाया। अब हम ये समझ लेते हैं कि किस तरीके से जो आपका गैल्वेनोमीटर है वो अमीटर में परिवर्तित होगा। अब जैसे कि आप जानते हैं कि हमने गैल्वेनोमीटर को किसी जो है सोर्स से कनेक्ट किया है, ठीक है, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स है, बिजली का जो स्रोत है, करंट का जो स्रोत है, उससे जोड़ा है। उससे करंट आएगी जो कि I है, जिसके आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब वो जब A पॉइंट पे जाएगी तो करंट का कुछ हिस्सा आपका जो है शंट या जो आपका रेजिस्टर आपने लगाया है, लो रेजिस्टेंस की जो तार लगाई है उसकी तरफ जाएगा, जिसे हम IS मान लेते हैं। और जो करंट गैल्वेनोमीटर की तरफ जाएगी उसे हम IG मान लेते हैं। तो यानी आपका जो I है वो बराबर है IG प्लस IS के, क्योंकि A पॉइंट में जो करंट है वो बट रही। अब अगर IS है, अगर IS देखें हम, यानी वो करंट जो कि आपका जो आपका रेजिस्टर है उससे जा रहा है, जो शंट आपने लगाया है, रेजिस्टर जो लगाया है, रेजिस्टेंस जो लगाई है, वायर जो लगाया है, उससे जो जा रहा है वो IS है। तो IS बराबर आपका I माइनस IG हो जाएगा, या हम ये भी कह सकते हैं कि IG बराबर I माइनस IS हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब अगर हम बात करें वोल्टेज की, या जो आपका वोल्टेज होता है या पोटेंशियल डिफरेंस जो है, विभवांतर, ठीक है, उसकी अगर हम बात करें तो VA माइनस VB बराबर होगा आपका IGG से, यानी वो पोटेंशियल जो कि आपका गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस जो ड्रॉप हुआ है, IG जो करंट वहां से फ्लो कर रही है और G जो हमने लिया है वो रेजिस्टेंस लिया है गैल्वेनोमीटर। अब IG की जगह आप यहाँ से IG की वैल्यू लिख लेंगे I माइनस IS।
अब इसी तरीके से अगर हम शंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी अगर हम बात करें तो VA माइनस VB होगा। हर जगह पोटेंशियल डिफरेंस आपका सेम होता है, जो कि जो आपका सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का, जैसे कि कोई सेल है या जो भी सोर्स है, उससे जो पोटेंशियल डिफरेंस या विभवांतर जो मिलता है या वोल्टेज जो हर एक कंपोनेंट को मिलती है वो बराबर होती है। तो इस कारण यहाँ पे ये इस तरीके से आएगा। अब ये हो जाएगा बराबर के IS इंटू एस के। ये हमने किसके लिए लिया है? जो हमने रेजिस्टर या जो वायर लगाई है, जो पैरेलली वायर कनेक्ट की है जिसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, उसके लिए हम ये जो है ले रहे हैं। अब IS की वैल्यू जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, IS बराबर I माइनस IG होता है। I माइनस यहाँ पे IG हो जाएगा इंटू एस। अब आप VA माइनस VB को लिख सकते हैं IGG, क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस है हर एक कंपोनेंट के क्रॉस, विभव अंतर जो हर एक कंपोनेंट पे है वो सेम है। तो ये आपका इस तरीके से आएगा। अब हम क्या करेंगे, हम S की वैल्यू निकालेंगे। तो ये S बराबर हो जाएगा आपका IG अपॉन I माइनस IG इंटू G के। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर हमारा जो शंट है वो पैरेलली कनेक्ट है, यानी जो हमने लो रेजिस्टेंस की या कम रेजिस्टेंस की तार ली है, अगर वो पैरेलली या समानांतर रूप से जुड़ी है गैल्वेनोमीटर से, तो वो एमीटर की तरह काम करे। और कितने रेंज का? 0 to I एम्पेयर की रेंज का। और अब हम लेते हैं इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ RP ऑफ एमीटर। एमीटर के जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है 1 अपॉन RP बराबर 1 अपॉन G प्लस 1 अपॉन S, ये S प्लस G अपॉन GS, यानी RP की वैल्यू आ गई GS अपॉन G प्लस S। तो ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया है। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया है शंट का, कि जो शंट है उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, ये हमने इसमें समझा। अब हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, या अपना जो अगला क्वेश्चन है उसकी तरफ। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, भूचुंबकत्व के विभिन्न अवयव क्या हैं? यानी जो आपका मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ है उसके अलग अलग कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, आपको बताना है। उनके बीच आपस में संबंध का सूत्र लिखिए, यानी आपको रिलेशनशिप बताना है इनके बीच में। 3 कंपोनेंट या 3 एलिमेंट होते हैं। पहला होता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, जिसे हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा होता है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, जिसे हम डिप भी कहते हैं, मैग्नेटिक डिप, जिसे हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। और तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसे हम BH से रिप्रेजेंट करते हैं। पहले हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की बात करते हैं। इसको समझने के लिए हम पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि हम क्या मानते हैं। जैसे कि ये हमारी पृथ्वी है और इसका ये क्या है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ और ये ज्योग्राफिकल साउथ। ये इस एक्सिस पे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, घूर्णन कर रही है। ये माना जाता है या ये समझा जाता है कि जो हमारी अर्थ है या पृथ्वी है उसके अंदर एक मैग्नेट माना जाता है, क्योंकि इसके चारों तरफ मैग्नेटिज्म देखा गया है। तो ये सोचा जाता है कि यहाँ पे क्या है, एक मैग्नेट है, बहुत बड़ा बार मैग्नेट है, जिसका साउथ पोल ज्योग्राफिकल नॉर्थ की तरफ है और नॉर्थ पोल ज्योग्राफिकल साउथ की तरफ। और ये एक एंगल पे जो है सिचुएटेड है ज्योग्राफिकल पोल्स की। तो ये हमारी ज्योग्राफिकल एक्सिस हो गई, ये मैग्नेटिक एक्सिस हो गई। अब ये माना जाता है कि जो ये एक्सिस है, ज्योग्राफिकल एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर जो है, यानी इससे लंबवत एक प्लेन माना जाता है, जिसे हम ज्योग्राफिकल मेरिडियन कहते हैं। और इस मैग्नेट के परपेंडिकुलर एक प्लेन माना जाता है, जिसे हम मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। इस
ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के हिसाब से हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन यानी थीटा, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन यानी थीटा, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन यानी डेल और BH के कॉन्सेप्ट्स को समझें। मान लीजिए ये हमारे पास दो प्लेन है, ये आपका ज्योग्राफिकल मेरिडियन है और ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन। अब अगर हम थीटा की बात करते हैं यानी अगर हम थीटा की बात करते हैं यानी मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की बात करते हैं, तो मैग्नेटिक डिक्लिनेशन वो एंगल है जिसपे मैग्नेटिक मेरिडियन और या ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच का जो एंगल होता है या ये एक दूसरे पे जिस एंगल पे जुड़े हैं, ठीक है, उसको हम थीटा यानी मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं। अब जब हम बात करते हैं बी की, तो ये क्या है आपका मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हम मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मानते हैं ए बी को, और ए डी को मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट। इसका रिजल्टेंट आपका आर होता है। तो जो ये मैग्नेटिक फील्ड है इसका जो रिजल्टेंट है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बीच में जो एंगल बनता है उसे हम मैग्नेटिक इंक्लिनेशन यानी डेल कहते हैं। क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन या डेल कहते हैं। और अगर हम बात करें ए बी की, तो ये हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जिसे आप एच या बी एच से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये जो है अलग अलग एलिमेंट्स है, कंपोनेंट है मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ के। तो पहला हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की यानी थीटा की। द स्मॉल एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिकल एक्सिस एट अ प्लेस इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। एट दैट प्लेस इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। यानी अगर हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन की बात करते हैं तो ये मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिकल एक्सिस के बीच का जो एंगल है उसको हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि वो एंगल जो मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिकल मेरिडियन के बीच में होता है, बीच में बनता है छोटा एंगल, उसको हम मैग्नेटिक डिक्लिनेशन कहते हैं। आप इसको इन दो तरीके से दर्शा सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। मैग्नेटिक डिप एंगल और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन इज द एंगल मेड विद द हॉरिजॉन्टल ऑफ द कंपास नीडल ऑफ अ वर्टिकल हेल्ड कंपास। यानी ये क्या कह रहा है, बेसिकली अगर हम मैग्नेटिक इंक्लिनेशन की बात करें तो जो मैग्नेटिक इंक्लिनेशन होता है जिसे आप डिप एंगल कहते हैं या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन कहते हैं या मैग्नेटिक डिप कहते हैं, तो बेसिकली ये क्या होता है, ये वो एंगल है जो कंपास का, जो मैग्नेटिक कंपास है, चुंबकीय कंपास है, उसकी जो सुई है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट आपस में बनाते हैं। या दिस एंगल वेरीज एट डिफरेंट पॉइंट, ये अलग अलग पॉइंट में अलग अलग होता है। पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इंक्लिनेशन इंडिकेट्स दैट द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ इज पॉइंटिंग डाउनवर्ड। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव है यानी धनात्मक है, यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ की तरफ, नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है इनटू द अर्थ एट द पॉइंट ऑफ मेजरमेंट, यानी मेजरमेंट की प्लेस पे ये नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। द वैल्यू कैन बी मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट टिपिकली नोन एज डिप सर्कल, और इसको हम डिप सर्कल के माध्यम से मेजर करते हैं। बेसिकली अगर हम मैग्नेटिक इंक्लिनेशन की बात करें तो मैग्नेटिक इंक्लिनेशन अगर हम कॉन्सेप्ट वाइज देखें तो मैग्नेटिक इंक्लिनेशन क्या है, जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है और हॉरिजॉन्टल है कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड का, उसके बीच में जो एंगल बनता है उसे हम डिप एंगल कहते हैं और इसे हम डिप सर्कल के माध्यम से जो है कैलकुलेट करते हैं या मेजर करते हैं, मापते हैं। The equator, at the equator, magnetic field is parallel to the horizontal, so there will be zero angle of dip. यानी अगर हम इक्वेटर की बात करें, इक्वेटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है और जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, दोनों कैसे होते हैं, पैरेलल यानी समानांतर होते हैं। इसलिए यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप होता है वो जीरो होता है। कहाँ पे, इक्वेटर। ऐसे ही अगर हम पोल्स की बात करें तो पोल्स पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है
वो दोनों वर्टिकल होते हैं। यहाँ पे जो डिप होती है वो मैक्सिमम होती है, यानी जो मैग्नेटिक इंक्लिनेशन है वो उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, यानी सबसे ज्यादा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यानी ये पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी जो कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो होती है उसको हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं। सो द एंगल ऑफ डिप इज द एंगल बिटवीन अर्थ मैग्नेटिक फील्ड बी एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि एंगल ऑफ डिप क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और जो पृथ्वी का जो मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, उसके बीच का जो एंगल होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप या मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम BH बराबर B cos डेल से दर्शा सकते। अब हम इसके लिए डिराइव करेंगे, इसको हम न्यूमेरिकली देखेंगे कि कैसे ये प्रूफ हुआ है। जैसे कि हम अभी समझ रहे थे, अभी फिगर में हमने देखा था, ये एंगल थीटा है, ये थीटा है, ये डेल है, A B B डैश D C डैश C, और ये रिजल्टेंट आ गया, इसे हम R लिख देते हैं जैसे कि अभी हमने देखा था। ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और ये आपका क्या है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, और ये आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। अगर हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करें, ठीक है, यानी AL की अगर हम बात करें क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो ये बराबर हो जाएगा आपका R cos डेल के, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे B को लिया है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, हमने R ले लिया है, हम R लिख सकते हैं, चाहे B लिख सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें, AM है, ठीक है, AM, ये AL है, AM है, तो ये AM जो होगा ये बराबर होगा V बराबर R साइन डेल के, ठीक है, ये बराबर होगा R साइन, और ये एंगल क्या है आपका, डेल। अब हम इन दोनों को स्क्वायर कर देंगे, दोनों को वर्क करके जोड़ देंगे, इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। H स्क्वायर प्लस V स्क्वायर बराबर R स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल प्लस कॉस स्क्वायर डेल। अगर हम साइन स्क्वायर डेल कॉस स्क्वायर डेल की बात करें तो इन दोनों का सम जो होता है वो 1 होता है, तो आपका जो है इक्वेशन ये आ जाएगा, तो R की वैल्यू हो जाएगी अंडर द रूट H स्क्वायर, तो ये हमारा आंसर आता है। ये हमने रिजल्टेंट जो है मैग्नेटिक फील्ड का आंसर निकाला। अब अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 10 डेल बराबर V अपॉन H। इससे आप इंक्लिनेशन का जो एंगल है वो आप निकाल सकते हैं। इससे आप ये देख सकते हैं कि अगर जो है वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर 90 डिग्री के हैं तो क्या होगा, 10 डेल बराबर V अपॉन H से हम क्या निकाल सकते हैं, हम जो है आपका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या डिप एंगल निकाल सकते हैं। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, 60 हर्ट्ज आवृत्ति व 200 वोल्ट के प्रत्यावर्ती धारा स्रोत के श्रेणी क्रम में 1/पाई हेनरी का प्रेरकत्व तथा 50 ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाता है। परिपथ में प्रेरण, प्रतिघात, प्रतिबाधा और वोल्टेज व
धारा के बीच कालांतर ज्ञात कीजिए। एन इंडक्टेंस ऑफ 1/πh and 50 ohm resistance are added in series to 60 hertz 200 volt alternating current source. Find the inductive reactance, impedance and phase difference between voltage and current in the circuit. यानी आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें ये कहा गया है कि एक जो है इंडक्टर और रेजिस्टर जो है सीरीज में जोड़े गए हैं, श्रेणीबद्ध तरीके से जोड़े गए हैं। इंडक्टर का इंडक्टेंस 1/π है और रेजिस्टर का रेजिस्टेंस 50 ओम है और इनको जो है एक सोर्स से जोड़ा गया है, एक स्रोत से जोड़ा गया है जो कि ऑल्टरनेट सोर्स है 60 हर्ट्ज और 200 वोल्ट का। आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालना है यानी एक्सएल निकालना है, जेड की वैल्यू निकालनी है और फेज डिफरेंस निकालना है वोल्टेज और करंट के बीच। तो सबसे पहले हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे नोट डाउन कर लेते हैं। एल की वैल्यू दी गई है 1/πh, रेजिस्टेंस आर 50 ओम, फ्रीक्वेंसी की बात की गई है 60 हर्ट्ज, वोल्टेज 200 वोल्ट। अगर हम एक्सएल की बात करें यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस की बात करें, आप ये जानते हैं बराबर होता है ओमेगा एल के। ओमेगा की वैल्यू 2πf इंटू एल, 2πf। एफ की वैल्यू फ्रीक्वेंसी जो है आवृत्ति 60 हर्ट्ज, एल की वैल्यू 1/π, पाई से पाई कैंसिल, तो ये आपका आ गया 120 ओम। अब हम इम्पीडेंस निकालेंगे यानी Z की वैल्यू, तो Z बराबर होता है √R² प्लस XL का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है आपका इंडक्टेंस और रेजिस्टर लगा है, ठीक है, रेजिस्टेंस लगा है। तो आपका फॉर्मूला जो इम्पीडेंस के लिए होगा वो √R² प्लस XL² हो जाएगा। अब R की वैल्यू 50 है यानी 50 ओम, एक्सएल की वैल्यू 120i 120 ओम, तो ये आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा, यानी Z की वैल्यू आएगी √, इस तरीके से आ जाएगी। तो आप ये जानते हैं कि 169 जो होता है वो 13 का स्क्वायर होता है, 13 का वर्ग होता है। तो आपका जो ये आंसर आएगा Z की वैल्यू 130 ओम आ जाएगी। अब हम निकालते हैं फाई की वैल्यू, तो ये बराबर होगा आपका XL/R के। 10 फाई बराबर XL कितना आया है आपका 120 120, R की वैल्यू 50 है, तो फाई आ जाएगा आपका 10 इनवर्स 12/5, तो ये आपका इसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी जो आपको एंगल निकालने के लिए कहा गया है या फेज डिफरेंस जिसे जो निकालने के लिए कहा गया है उसकी वैल्यू आपकी इस तरीके से आ जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ जो आज हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए आपको समझ में आ गए होंगे, आपने इन्हें ध्यान पूर्वक सुना भी होगा और नोट डाउन भी किया होगा। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।